नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। रक्षा मंत्री यानी MOD ने नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार निकाय ने गवर्निंग AI फॉर ह्यूमैनिटी शीर्षक से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने भारत के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट MER जारी की। भारत ने 7 नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान्स CRCAP 2070 जारी किए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहले आरंभ की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत म्यांमार सीमा पर 1643 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत करीब 31,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में म्यांमार के साथ भारत की केवल 30 किलोमीटर सीमा पर ही बाड़ लगी हुई है, यानी अब बाकी सीमाओं को सुरक्षित बनाने का काम जोर शोर से किया जाएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं छिद्रिल यानी पोरस सीमाओं के बारे में। छिद्रिल सीमा से तात्पर्य ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों से है जो लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है। यह सीमा खुली यानी बिना बाड़ वाली और बंद यानी बाड़ वाली दोनों हो सकती है, और ये सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं है। भारत की नेपाल और भूटान के साथ भी खुली सीमाएं हैं। वहीं पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के साथ भी हमारी सीमाएं कई चुनौतियों का सामना करती हैं। छिद्रिल सीमाएं सीमा पार आतंकवाद, विद्रोही गतिविधियों, हथियारों और मानव तस्करी जैसी गंभीर समस्याओं को बढ़ावा देती हैं। म्यांमार का हिस्सा होने की वजह से यह इलाका गोल्डन ट्रायंगल के नशीले पदार्थों के तस्करों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इन छिद्रिल सीमाओं के जरिए शरणार्थियों का आगमन भी बढ़ जाता है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक और चुनौती बनती है। भारत ने सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रमुख कदम उठाए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली CIBMS, जिसमें मानव कार्यबल, सेंसर्स, नेटवर्क्स, इंटेलिजेंस और कमांड कंट्रोल सॉल्यूशंस का एकीकरण शामिल होता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट BOLD QIT यानी बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्टिंग तकनीक भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ घुसपैठ की घटना को डिटेक्ट करने वाले अलग अलग प्रकार के सेंसर जैसे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स आदि के उपयोग के लिए CIBM के तहत विकसित किया जा रहा है। साथ ही सीमा अवसंरचना और प्रबंधन BIM योजना के तहत सीमाओं पर बाड़ और फ्लड लाइट्स लगाई जा रही हैं ताकि किसी भी घुसपैठ को रोका जा सके। और हाल ही में वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, वास्तविक नियंत्रण रेखा और नियंत्रण रेखा में 100 किलोमीटर के भीतर भूमि को संरक्षण संबंधी कानूनों से छूट प्रदान करता है। सीमा पर बाड़ लगाने में कई चुनौतियां भी सामने आती हैं। भारत की सीमाएं कुछ इलाकों में बेहद कठिन और उबड़-खाबड़ हैं, जहां दलदली जमीन, ऊंचे पहाड़ और नदियों जैसी प्राकृतिक बाधाएं मौजूद हैं। साथ ही सियाचिन ग्लेशियर जैसी चरम जलवायु परिस्थितियों के मौजूद रहने के कारण इन जगहों की बाड़बंदी भी नहीं हो पाती है। दूसरा है सीमांकन का अभाव। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की कुछ सीमाएं विवादित हैं, इस कारण उनका सीमांकन नहीं किया गया है। और आखिरी है सीमा पार निर्जातीय संबंधों के कारण लोगों में असंतोष। उदाहरण के लिए जो रीयूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिजोरम ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रेजिम FMR को निलंबित करने के सरकार के फैसले का विरोध किया है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। रक्षा मंत्री ने नौसेना कमांडर्स के सम्मेलन के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। नौसेना कमांडर्स का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय आयोजन है। यह सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। इसमें नौसेना कमांडर्स के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक, ऑपरेशन संबंधी और प्रशासनिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रक्षा मंत्रालय ने देश की समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की तत्परता की सराहना की है। इस तत्परता के परिणाम स्वरूप हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारतीय नौसेना की विश्वसनीयता स्थापित हुई है। खबर की शुरुआत में हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR के महत्व के बारे में भी समझ लेते हैं।
पहला है भू राजनीतिक महत्व। IOR वैश्विक शक्तियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस आदि के बीच भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक नए मंच के रूप में उभर रहा है। इसलिए यह भारत के समग्र सुरक्षा प्रदाता के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने तथा चीन की बढ़ती सक्रियता को नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला है सुरक्षा संबंधी महत्व। समुद्री डकैती, अपहरण, ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और समुद्र में सी केबल कनेक्शन में व्यवधान जैसी घटनाएं इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। इसके बाद है आर्थिक महत्व। दुनिया के 1/3 कार्गो, यातायात और दुनिया के 2/3 तेल शिपमेंट के साथ IOR अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा बना हुआ है। और अंत में जलवायु सुरक्षा। IPCC रिपोर्ट 2021 के अनुसार 1950 के दशक के बाद से हिंद महासागर किसी भी अन्य महासागर की तुलना में तेजी से गर्म हुआ है। माना जाता है कि यह भारत द्वारा त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत यानी HADR क्षेत्र में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। खबर के अंत में हिंद महासागर क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA, यह IOR के भीतर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन यानी IFC-IOR, इसे IOR में समुद्री सुरक्षा को बेहतर करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा होस्ट किया जाता है। इसके अलावा महासागर मेरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी महासागर, जो कि भारतीय नौसेना की एक आउटरीच पहल है। साथ ही नेबरहुड फर्स्ट नीति, सागर, HADAR पहल जैसे वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन करुणा आदि भी शुरू की गई है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार निकाय ने गवर्निंग AI फॉर ह्यूमैनिटी शीर्षक से अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। आपको बता दें, सलाहकार निकाय का गठन पिछले साल किया गया था। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस के लिए विश्लेषण और अग्रिम सिफारिशें प्रस्तुत करना था। अब ये जानते हैं AI का वैश्विक गवर्नेंस क्यों जरूरी है। AI का विकास अब सिर्फ एक तकनीकी क्रांति नहीं रहा, बल्कि ये शक्ति और संपत्ति के केंद्रीकरण का कारण बन रहा है। इस कारण भू राजनीतिक और भू आर्थिक परिणाम भी साफ दिखाई दे रहे हैं। AI की आंतरिक कार्यप्रणाली को समझना उतना आसान नहीं है। इसकी जटिलता और तेजी से विकसित होती क्षमता इसे नियंत्रित करना या इसकी सीमाओं का पूर्वानुमान लगाना मुश्किल बना देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, AI की प्रकृति और उसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय है, इसलिए इसे केवल बाजार की शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सभी के लिए AI से जुड़े अवसरों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है, जैसे कि एनर्जी ग्रिड को बेहतर करना, लोक स्वास्थ्य और कृषि में सुधार करना आदि। इसी के साथ अब ग्लोबल AI गवर्नेंस में आने वाली कमियों को भी जान लेते हैं। आज भी जमीनी स्तर पर वैश्विक और व्यापक फ्रेमवर्क्स का अभाव है, जबकि कई AI गवर्नेंस डॉक्यूमेंट्स और पहले मौजूद हैं, लेकिन वास्तविकता में वैश्विक स्तर पर इनका कोई समग्र ढांचा नहीं है। इसके अलावा AI गवर्नेंस के प्रयासों में प्रतिनिधित्व का भी अभाव है। सिर्फ 7 देश ही AI गवर्नेंस के पक्षकार हैं, जबकि 118 देश, जिनमें अधिकांश ग्लोबल साउथ के हैं, इस क्षेत्र में पीछे छूट गए हैं। इससे ये तकनीक कुछ ही देशों में केंद्रीकृत हो जाती है और इसके लाभ वैश्विक स्तर पर समान रूप से नहीं पहुंच पाते। कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं में की गई प्रतिबद्धताएं व्यवहारिक स्तर पर साकार नहीं हो पाती हैं। इससे AI जनित अवसरों को समान रूप से साझा करने में बाधा उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं कि आखिर संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं। सबसे पहले एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल गठित करने की सिफारिश की गई है, ताकि AI के सही उपयोग और निगरानी को सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही AI गवर्नेंस पर अंतर सरकारी और बहुहितधारक नीतिगत संवाद वर्ष में 2 बार आयोजित करने की बात की गई है। इससे विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर लाकर AI मानकों और उसकी नीतियों पर निर्णय लिया जा सकेगा। रिपोर्ट में एक और बड़ी सिफारिश है AI मानक एक्सचेंज का निर्धारण करना। इससे तकनीक को लेकर वैश्विक स्तर पर एक समान मानक स्थापित किए जा सकेंगे। AI के विकास में क्षमता निर्माण भी जरूरी है, जिसके लिए एक व्यापक क्षमता विकास नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही AI की उपलब्धता सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक AI कोष स्थापित करने की बात भी की गई है। साथ ही एक प्रासंगिक एजेंसी की सहायता से वैश्विक AI डेटा फ्रेमवर्क का निर्माण करने की भी
आवश्यकता है। और अंत में रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के तहत एक AI कार्यालय स्थापित किया जाएगा जो इस संबंध में वैश्विक प्रयासों का समन्वय और समर्थन कर सके। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF ने भारत के लिए पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी MER जारी की। हाल ही में FATF ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML एंड काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी CFT मेजर्स पर पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट MER जारी की है। इसमें भारत को रेगुलर फॉलोअप की श्रेणी में रखा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह दर्जा AML या CFT की दिशा में किए गए प्रयासों के मामले में भारत द्वारा FATF मानकों का प्रभावी तरीके से अनुपालन करने की मान्यता देता है। चलिए खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला बिंदु है सुधार के प्रमुख क्षेत्र। इसमें धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण यानी ML या TF जोखिम को समझना, राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एवं सहयोग, धन शोधन के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग, अपराध व आतंकवाद के वित्त पोषण की जांच आदि शामिल है। इसके बाद है धन शोधन के मुख्य स्रोत, देश के भीतर की गई अवैध गतिविधियां और धोखाधड़ी जिसमें साइबर आधारित धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मादक पदार्थों की तस्करी भी शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी खतरे, जम्मू व कश्मीर में और उसके आसपास सक्रिय इस्लामिक स्टेट या अल कायदा से जुड़े संगठन भारत के लिए सबसे अधिक आतंकी खतरे पैदा करते हैं। आपको बता दें कि भारत को पूर्वोत्तर क्षेत्र और उत्तर में क्षेत्रीय विद्रोही एवं वामपंथी उग्रवादी समूहों के कारण उत्पन्न आतंकवाद के खतरों का सामना करना पड़ता है। और अंत में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA को लागू करने में समस्याएं। PMLA के तहत जांच बढ़ने के बावजूद अभियोजन हेतु दर्ज शिकायतों की संख्या और मुकदमों के निपटान में आनुपातिक वृद्धि नहीं देखी गई है। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की बात करें तो लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने की जरूरत है ताकि बिना देरी किए अवैध धन और संपत्तियों को फ्रीज किया जा सके। साथ ही PMLA के तहत देश के पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन यानी PEP को परिभाषित किया जाना चाहिए। हालांकि पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी राजनीतिक स्थिति या प्रभाव के कारण धन शोधन गतिविधियों में शामिल होने की अधिक आशंका होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में PMLA के तहत विदेशी PEP को परिभाषित किया गया है। जोखिम आधारित नए उपायों के जरिए आतंकवादियों द्वारा गैर लाभकारी संगठनों यानी NPOs के दुरुपयोग को रोकने की भी आवश्यकता है। खबर के अंत में पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी MER के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह रिपोर्ट धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए किसी देश के उपायों का एक मूल्यांकन है। इस रिपोर्ट में भारत को रेगुलर फॉलोअप की श्रेणी में रखा गया है। इस श्रेणी में शामिल G20 के अन्य देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और रूस हैं। ध्यान देने वाली बात है कि रूस को फिलहाल FATF से निलंबित कर दिया गया है। अधिकांश विकासशील देश एनहांस्ड फॉलोअप श्रेणी में शामिल हैं। गौरतलब है कि एनहांस्ड फॉलोअप श्रेणी वाले देशों को प्रति वर्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जबकि रेगुलर फॉलोअप श्रेणी के देशों को प्रत्येक 3 साल में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। भारत ने 7 नेट जीरो क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान्स CRCAP 2070 जारी किए। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पहली बार अहमदाबाद, राजकोट और वडोदरा, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवेली, उदयपुर तथा सिलीगुड़ी शहरों के लिए 7 CRCAP 2070 प्लान्स एक साथ जारी किए गए हैं। इन प्लान्स को नेशनल वर्कशॉप ऑन मल्टी लेवल एक्शन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज के दौरान जारी किया गया। इनसे भारत को 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि अहमदाबाद ने पिछले वर्ष U20 मेरल शिखर सम्मेलन के दौरान अपना नेट जीरो CRCAP 2070 जारी किया था।
सबसे पहले CRCAP के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं जलवायु वित्त से। इसमें सभी 8 शहरों को जल आपूर्ति, स्वच्छता, ऊर्जा दक्षता जैसी जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 2070 तक 85,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। इसके अलावा उत्सर्जन में कमी पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान प्रयासों के आधार पर शहरों में होने वाले उत्सर्जन में 91% की कमी संभव है। रिपोर्ट में हरित नौकरियों के सृजन का भी जिक्र किया गया है। जलवायु संबंधी कार्रवाइयों के कार्यान्वयन से लगभग 8 लाख हरित नौकरियों का सृजन होने की उम्मीद है। इसी के साथ अब ये जानना भी जरूरी है कि क्लाइमेट रेजिलियंस है क्या। दरअसल कि जलवायु से संबंधित जोखिमों, आपदाओं, प्रवृत्तियों या व्यवधानों का पूर्वानुमान लगाने और उनसे निपटने के लिए तैयारी एवं कार्रवाई करने की क्षमता है। इसमें जलवायु संबंधी जोखिमों का आकलन करना और उनसे निपटने के लिए कदम उठाना शामिल है। खबर में आगे बढ़ते हैं और क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज की आवश्यकता क्यों है ये समझते हैं। चरम मौसम की बढ़ती घटनाएं इसका एक प्रमुख कारण है। बाढ़, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, अर्बन हीट आइलैंड्स जैसे जलवायु परिवर्तन संबंधी संकटों का सामना करने के लिए रेजिलिएंस संबंधी क्षमताओं को मजबूत करना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन की बात करें तो वैश्विक स्तर पर ऊर्जा उपयोग के लगभग 2/3 हिस्से और ऊर्जा से संबंधित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 70% से अधिक हिस्से के लिए शहर जिम्मेदार है। अंत में क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज के लिए शुरू की गई पहलों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहली पहल है कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी डेवलपमेंट यानी कैपेसिटीज परियोजना। अंतर्गत शहरी विकास में जलवायु कार्रवाई को मुख्य धारा में लाने के लिए इस परियोजना को स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन ने शुरू किया है। दूसरी पहल है भारत का जलवायु स्मार्ट शहर मूल्यांकन फ्रेमवर्क। इसके तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 5 विषयों के आधार पर स्मार्ट शहरों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। और आखिरी है रेजिलिएंट सिटीज नेटवर्क यानी RCities। इसे 3 स्तंभों क्लाइमेट रेजिलियंस, सर्कुलरिटी और इक्विटी के आधार पर क्लाइमेट रेजिलियंस में सुधार करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था। अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहले आरंभ की। चलिए खबर में सबसे पहले सहकारिता मंत्री द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली पहल है मार्गदर्शिका योजना। यह 2 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी PACSs तथा डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों के लिए एक कार्य योजना है। आपको बता दें कि PACSs अल्पकालिक सहकारी ऋण प्रणाली की जमीनी स्तर की शाखाएं होती हैं। इसके बाद है श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOPs, जो डेयरी संबंधी पहलों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इससे 2029 तक दूध की खरीद बढ़ाकर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा सहकारी समितियों के बीच सहयोग के लिए SOPs, जिसका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सहकारी समितियों के बीच सहयोग के माध्यम से सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए सहकारी बैंक खाते खोले गए थे। खबर में आगे बढ़ते हैं और सहकारी क्षेत्र के महत्व के बारे में समझ लेते हैं। पहला महत्व है असमानता को दूर करना। सहकारी संस्थाएं पूंजी केंद्रित न होकर व्यक्ति केंद्रित होती है, इसलिए ये धन को अधिक निष्पक्ष तरीके से साझा करती है। इसके अलावा किसानों का सशक्तिकरण, नेफेड, इफ्को और अमूल जैसी सहकारी समितियों ने किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही वित्तीय समावेशन के तहत सहकारी बैंक अपने सदस्यों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। और अंत में है महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, जिसके अंतर्गत ये संस्थाएं महिलाओं के प्रतिनिधित्व और उनकी आय में वृद्धि करने में मदद करती हैं। श्वेत क्रांति के बारे में बात करें तो दुग्ध क्रांति 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के साथ शुरू हुई थी। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में कार्यान्वित किया गया था। चरण 1 1970 से 1980 तक। इसके तहत 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई से 18 मिल्क शेड्स को जोड़ा गया था। चरण 2 1981 से 1985 तक। इस चरण में 43,000 ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना की गई थी। इससे दूध पाउडर का उत्पादन 22,000 टन से बढ़कर 1,40,000 टन हो गया था। चरण 3 1985 से 1996 तक के चरण में 30,000 नई सहकारी समितियां जोड़ी गई थी।
साथ ही पशु स्वास्थ्य आदि में अनुसंधान और विकास पर जोर दिया गया था। अब वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत 230.58 मिलियन टन दूध उत्पादन के साथ विश्व में दूध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आज के खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है जॉर्डन। इस देश की राजधानी है अम्मान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है। तो आइए इस देश के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ के भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह अरब प्रायद्वीप के उत्तर में और पश्चिम एशिया में अवस्थित है। इसके सीमावर्ती राष्ट्र सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है। इसके सीमावर्ती जल निकाय जॉर्डन नदी, मृत सागर और अकाबा की खाड़ी है। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची जगह जबल अद-दामी है। यहाँ यरमौक, जॉर्डन आदि नदियां पाई जाती है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215 क्रमशः सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट्स को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करते हैं। हाल ही में सरकार ने PME ड्राइव योजना के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनका उद्देश्य चार्जिंग स्टेशनों को सुरक्षित, विश्वसनीय और सुलभ बनाने तथा एक मजबूत राष्ट्रीय चार्जिंग नेटवर्क विकसित करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है। इंदौर नगर निगम एशिया की सबसे बड़ी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट आधारित सुविधा से प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम बायो CNG का उत्पादन करती है। इस संयंत्र का शुभारंभ 2022 में किया गया था। यह गोवर्धन पहल का हिस्सा है। FTI-TTP की पहली सूची में 18,000 से अधिक व्यक्ति पंजीकृत थे। जून 2024 में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में FTI-TTP का उद्घाटन किया गया था। गृह मंत्रालय इस प्रोग्राम का नोडल मंत्रालय है। बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस ने प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया। यह एक नवोन्मेषी उपग्रह है जिसे अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट यानी 180 किलोमीटर से 250 किलोमीटर पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह समूह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कई पेजर एक साथ फट गए। पेजर्स बेस स्टेशन या सेंट्रल डिस्पैच से रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से अल्फा न्यूमेरिक या वॉइस मैसेज प्राप्त करता है और उन्हें एक छोटी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले ने अमूर फाल्कन के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। मणिपुर में अमूर फाल्कन को स्थानीय रूप से कहू आई पुइना के नाम से जाना जाता है। IUCN लाल सूची में यह लिस्ट कंसर्न के रूप में चिन्हित है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय थल सेना की दक्षिणी कमान द्वारा चेन्नई में AIKYA अभ्यास की मेजबानी की जाएगी। इस अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य आपदा तैयारियों में सुधार करना और प्रमुख हितधारकों के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।